Okay, financial sector reforms contains a small topic, demonetization. Remember, we are talking economic reforms और economic reforms में भी हम financial sector reforms को डिस्कस कर रहे हैं और demonetization उसका एक सब पार्ट है. Demonetization हुआ था नवंबर 8, 2016. कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में बात करूँ तो इस तारीख से गवर्नमेंट ने 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स को हटा दिया. जैसे ही इन नोट्स को हटा दिया तो वो लीगल टेंडर का स्टेटस खो चुके थे. कोई भी चीज़ लीगल टेंडर तब मानी जाती है जब कंट्री की गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर नोट या उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट कर लेती है. जैसे आप जानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से पहले इंडिया की करेंसी का सबसे बड़ा नोट जो था वो 1000 रुपीज़ का था, उसके बाद 500 का. लेकिन जैसे डिमोनेटाइजेशन हटा और उसके बाद गवर्नमेंट ने 2000 रुपीज़ का एक नोट निकाला, तो 2000 रुपीज़ का नोट डिमोनेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि 2000 रुपीज़ का नोट हो सकता है और उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो. तो वो बन गया हमारा लीगल टेंडर. और डिमोनेटाइजेशन से पहले जो 500 और 1000 रुपीज़ के नोट थे वो पहले लीगल टेंडर का स्टेटस रखते थे. बट वंस डिमोनेटाइजेशन वाज डन तो गवर्नमेंट ने कह दिया अब 500 रुपीज़ का नोट और 1000 रुपीज़ का नोट मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट नहीं होगा. तो यानी उनका लीगल टेंडर का स्टेटस गवर्नमेंट ने छीन लिया. ये लीगल टेंडर का टॉपिक आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर मनी में भी आएगा, तो वहाँ हम इसको और डिटेल में यूज़ करेंगे. तो डिमोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने बेसिकली 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स का लीगल स्टेटस या लीगल टेंडर स्टेटस हटा दिया या रिमूव कर दिया. बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया, तो डिमोनेटाइजेशन किया गया था ब्लैक मनी को कम करने के लिए. ब्लैक मनी एक ऐसा मनी होता है जिसका आप कोई हिसाब किताब दे सकते हैं. जैसे मान लीजिए आज की तारीख में मेरे अकाउंट में, मेरे सेविंग्स अकाउंट में या मेरे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वॉट एवर मिला के कोई सर्टन अमाउंट है. अब अगर उसका मैं हिसाब दे सकता हूँ कि ये पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा मेरे पास कैसे है, तो वो सब वाइट मनी है. और अगर मैं उसका हिसाब नहीं दे सकता कि ये पैसा कहाँ से आया, मैंने इसको कैसे अरेंज किया या इसका सोर्स क्या है, तो वो ब्लैक मनी बन जाता है. तो मेजरली डिमोनेटाइजेशन वाज डन टू कर्ब ब्लैक मनी. इसके अलावा इलीगल ट्रांजैक्शंस जैसे टेरर फंडिंग, हवाला, इन सारी एक्टिविटीज़ को रोकना और शेडो मार्केट की इकनॉमीज़ को या शेडो इकनॉमीज़ को कम करना था. शेडो इकनॉमी अभी एक वर्ड है जो मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ. मेरिट्स. तो डिमोनेटाइजेशन होने के बाद ये मैं नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली ब्लैक मनी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, बट स्टिल कुछ ना कुछ एक स्टेप लिया गया है जिससे ब्लैक मनी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना हमने शुरू किया. नंबर 2, जैसे जैसे ब्लैक मनी इरेज होता गया या सर्च हुआ और एक्सप्लोर करके उसको हटाया गया, तो शैडो इकनॉमी की प्रॉब्लम्स हटने लगी. शैडो इकनॉमी का मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, टैक्सेशन वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. आपको पता है कि इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, प्रोडक्शन के ऊपर भी टैक्स लगता है, और जितना हाई इनकम होगा, जितना हाई प्रोडक्शन का फिगर होगा, उतनी टैक्स रेट्स बढ़ती जाती है. तो प्रोड्यूसर्स और कॉमन पर्सन अपनी इनकम को, अपने प्रोडक्शन को, अपने टर्नओवर को कम करके दिखाता है. जितना वो कम करके दिखाता है, यानी जो ओरिजिनल फिगर वो बुक में लिखता है, वो तो हो गया वाइट मनी. लेकिन जो मनी उसने छुपा लिया, जो इनकम, जो प्रोडक्शन का टॉपिक उसने छुपा लिया, जिसको उसने रिकॉर्ड नहीं होने दिया, जिसके ऊपर उसने टैक्स नहीं पे किया, वो सब शेडो इकनॉमी में चला गया, वो ब्लैक मनी में चला गया. तो जैसे जैसे ब्लैक मनी चलेगा तो हमारे पैरेलल एक, हमारी मेन इकनॉमी के पैरेलल एक शेडो इकनॉमी चलती रहेगी, जहाँ एक्टिविटीज़ तो जनरेट होती जा रही है लेकिन उसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, वो अकाउंटिंग में कहीं नहीं आ रहा है और गवर्नमेंट को उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट, मेरिट्स. इन द मेरिट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन एक मेजर थिंग है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा. रेवेन्यू ऐसे बढ़ा कि लोगों ने अपनी अकाउंटिंग या अपने जो अनसोर्स्ड फंड थे या अनडिक्लेयर्ड फंड थे उनको डिक्लेयर किया, और जैसे ही वो मनी डिक्लेयर हुआ तो उसके ऊपर टैक्सेशन शुरू हो गया, और जैसे ही टैक्सेशन शुरू होगा तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू इंक्रीज होकर मिलेगा. एक चीज़ और, अगर आपको याद है, इफ़ यू रिमेंबर, डिमोनेटाइज नोट्स ख़त्म नहीं हो गए थे सडनली.
गवर्नमेंट ने आपको कहा था कि आपके पास अगर 500 और 1000 रुपीज़ के नोट हैं तो आप उनको अपने बैंक्स में जमा करा सकते हैं। बैंक्स ने आपके 500 और 1000 रुपीज़ के नोट को आसानी से वापस एक्सेप्ट भी किया था। तो इससे क्या हुआ, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स बढ़ी और साथ के साथ लोगों के पास जो कैश इन हैंड था वो कैश एट बैंक में कन्वर्ट हो गया। बैंक्स के पास मनी या लिक्विडिटी इंक्रीज हुई, जिससे लोगों की बैंकिंग हैबिट बढ़ी, प्लस बैंक्स के पास फंड बने, जिससे आगे जाके उन्होंने चाहे हम बोले लोन्स चाहे इन्वेस्टमेंट फिगर बोलें उसको इंक्रीज़ किया, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का थोड़ा सा लेवल बैंक्स की तरफ से इंक्रीज़ हुआ। नेक्स्ट, चेक ऑन फंडिंग ऑफ टेररिस्ट और एंटी सोशल एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है कि बहुत सारा पैसा अनअकाउंटेड जो रहता है वो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी के तौर पे टेरर एक्टिविटीज़ में या हवाला और ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू क्राइम फंडिंग में या इलीगल एक्टिविटीज़ की फंडिंग में चला जाता है। अब क्योंकि पैसा डिक्लेयर हो रहा है, उसके ऊपर टैक्स दिया जा रहा है, तो ये टेरर फंडिंग वगैरह कम हुई। एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट ने जब 500 और 1000 का नोट बंद किया था तो उसके सडनली अगले दिन 2000 रुपीज़ का नोट नहीं आया था, उसको आने में थोड़ा टाइम लगा था, प्लस उसकी सप्लाई धीरे धीरे की गई थी। तो इस बीच आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी टेररिस्ट ग्रुप को 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है या 50 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत है और उसको हम 10-10 रुपये या 50-50 या 100-100 के नोट में देंगे, तो आप सोचिए कितने नोट्स अरेंज करने पड़ेंगे। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ये इलीगल एक्टिविटीज़ होती है या ब्लैक मनी का इशूज़ किया जाता है तो हमेशा बड़े नोट्स में डील किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम के बड़े नोट या सबसे बड़े नोट्स को ख़त्म कर दिया, तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग में, इलीगल एक्टिविटीज़ में कमी आएगी। नेक्स्ट इज़ एक्सपांड्स डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। आज की तारीख में आज सब जानते हैं कि हर फ़ोन में कम से कम एक ऐसा ऐप है जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, चाहे वो गूगल हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, फ़ोन पे हो या और भी कोई इशू हो सकता है। तो जैसे जैसे डिमोनेटाइजेशन बढ़ा, डिमोनेटाइजेशन से पहले हम इतना डिजिटल मनी या ऑनलाइन मनी का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन वंस द डिमोनेटाइजेशन वाज डन तो हमने अपने डिजिटल मनी को यूज़ करना शुरू किया और आज की तारीख में हर फ़ोन में एक ना एक ऐसी ऐप है जो डिजिटली मनी को ट्रांसफ़र कर रही है या ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर रही है। डीमेरिट्स की बात मैं अगर करूं तो सबसे पहली बात है कि सडनली लोगों के सामने कैश क्रंच आ गया, कैश इन हैंड की प्रॉब्लम आ गई, और जो छोटे लोग थे, छोटे लोग मैं इस सेंस में कह रहा हूँ जिनकी मनी या इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, जो पुअर क्लास थे या मीडियम क्लास पर्सन्स थे, उनकी सामने कैश क्रंच आ गया। नंबर 2, कैश क्रंच इन शैडो इकनॉमी रिड्यूस। अब शैडो इकनॉमी का एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि शैडो इकनॉमी से कहीं ना कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन हो रहा था। तो जब हमने ऊपर से शैडो इकनॉमी को ख़त्म करना शुरू किया तो ऑब्वियस है कि वहाँ जो मनी जनरेट हो रहा है, वहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन हो रहा है वो सफ़र हुआ, वो कम हुआ, और उसमें इन्वॉल्व लोगों को, जो स्मॉल पीपल को या स्मॉल इनकम ग्रुप पीपल को जो जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही थी, वो रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट इज़ ओवरऑल, ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब कैश अवेलेबल नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल अपने आप डाउन होगा। जितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल डाउन होगा, अल्टीमेटली जाके वो इकोनॉमिक स्लो डाउन में चला जाएगा। अभी भी आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, क्योंकि हम कोरोना की वजह से अपने अपने घरों में बंद है, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो सब बंद पड़ी है। तो आपने ये वर्ड सुना होगा कि हम फिर से एक स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारी करेंसी का एक मेजॉरिटी पार्ट मार्केट से हट गया, कैश क्रंच हो गया, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन की प्रोसीजर स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट इज़ 90% ऑफ पॉपुलेशन इज़ engaged in informal sector which is totally cash based। दो तरीके के सेक्टर इकोनॉमी में वर्क करते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है ज़्यादातर अपना सारा का सारा ट्रांजेक्शन जो करता है वो कैश में करता है। तो जब हमारा कैश का मेजर पार्ट ही हमने हटा दिया, टू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी नोट्स को हमने हटा दिया, तो ऑब्वियसली कि इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं हर्ट हुई। एंड फाइनली एक कॉमन सा सिनेरियो है कि लोगों को अपने बैंक्स में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी। आई नो आप भी और आपके परिवार से बहुत सारे जने लाइनों में लगे होंगे, मैं भी लगा था, ताकि जो हमारे पुराने नोट्स थे
वो टाइमली बैंक में डिपॉजिट हो जाएं और हम अपने कैश का सही तरीके से यूज़ कर पाएँ।